वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? चलो, तो डियर, आज हमारा टॉपिक जो है वो है तुर्क आक्रमण। छोटी क्लास होगी, बड़ी क्लास नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा आज के टॉपिक में पढ़ना यहाँ पर है ही नहीं, है ना। तो वही चीज़ आज पढ़ाने वाला हूँ। तुर्क आक्रमण के बेसिकली आज कारण क्या थे, किस कारण से तुर्कों ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो दो तीन चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमारे लिए कंफ्यूज करती हैं। एक तुर्क आक्रमण होता है, एक अरब आक्रमण होता है। बेसिकली इस चीज़ को समझो, है ना। मैं आपसे भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगे, मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि अरब की बात करें, अरब मतलब कि जो सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर वाला हिस्सा, वो अरब है। सऊदी अरेबिया जिसको आप बोलते हैं। यहाँ से जिसने आक्रमण किया था वो कौन थे हमारे, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम। कासिम की बात करूं तो कासिम जो था वो कौन था, अरब आक्रमणकारी था। और दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे तुर्क आक्रमण में, तो तुर्क आक्रमण में हम गौरी को पढ़ते हैं, हम गजनबी को पढ़ते हैं। तो ये दोनों आपको कौन मिलेंगे, ये आपको तुर्क आक्रमणकारी मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन निकल कर सामने ये आता है कि सर ये लोग अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी, जबकि तुर्की तो इतनी दूर था, ये लोगों को हम कैसे बोलते हैं कि ये लोग यहाँ पे तुर्क आक्रमणकारी थे? ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी क्वेश्चन निकल कर ये सामने अधिकतर आता है। अब देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आज हम बोलते हैं कि काफी सारे जो इंडियंस हैं न्यूजीलैंड में भी जाके रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, और वहां की वो उन्होंने सिटीजनशिप ले ली, उनके बच्चे हुए, ठीक है, तो वो वहां के सिटीजन्स कहलाने लगते हैं। पर थे कहीं हद तक तो वो इंडियन ना। आज जिनको हम ओवरसीज यहाँ पे बोलते हैं, ओवरसीज के साथ साथ हम बोलते हैं ना कि ये भारत के निवासी थे। जैसे कि अभी ऋषि सोनिक जी का जो नाम चला, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए ब्रिटेन का, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मूल रूप से या भारतवंशी हुआ करते थे। तो मतलब उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो कभी भारत में रहे हैं, ये चीज यहाँ पे होती है। तो बेसिकली हुआ भी ये था कि तुर्क से जब इन लोगों ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया, तुर्क मतलब जो उस समय का टर्की था, मेडिटेरियन सी क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान के आसपास ये लोग यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। यहीं पर रहते थे, यहीं इन्होंने अपना मूल स्थान यहाँ पर बना लिया, तो तुर्क कहलाने लगे। और फिर जब इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, ऐसा नहीं था कि तुर्की से चलकर भारत के ऊपर तक आक्रमण करते थे और फिर वापस तुर्की चले जाते थे, नहीं। ये अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान हो गया, थोड़ा सा ईरान, इराक का हिस्सा जिसको बैक्ट्रिया के नाम से उस समय जाना जाता था, ये लोग बेसिकली यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, तो ये कहानी जो है आज मैं आपको यहाँ पर सुनाने वाला हूँ, तुर्क आक्रमण से रिलेटेड है। तो क्लास में जुड़े रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है आपको आज के इस सेशन में। पूरे के पूरे तुर्क आक्रमण के कारण और सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सो डियर, 51% का ऑफर अनअकैडमी का जा चुका है। अगर आपने इसमें सब्सक्रिप्शन लिया होता तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो जैसे अनलिमिटेड क्लासेस है, पीडीएफ्स है ना, शॉर्ट नोट्स हैं, एजुकेटर से बात करने का मौका होता है, जो रेज योर हैंड का फीचर होता है। तो ये सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप हमारे आइकॉनिक प्लान को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 1-to-1 की मेंटरशिप आपको मिल जाएगी, जिसमें एजुकेटर्स आपकी स्ट्रेटेजीज बनाने से लेकर काफ़ी सारी आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपकी एग्जाम को लेकर तैयारी होनी चाहिए, आपका पूरा एक फ्रेमवर्क किस तरह से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हमारे किस में मिलेंगे, लाइव क्लासेस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। फिर बैच कोर्सेज हैं, 4 मंथ्स में हम लोग फॉरेस्ट का और एमपीपीएससी का दोनों का मेंस कवर करवा रहे हैं। 8 मंथ्स में हम लोग आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स के थ्रू प्री प्लस मेंस कवर करवा रहे हैं। और एक नया कोर्स आया है 2 साल के लिए, जिसमें अगर आप एनरोल करते हो तो आपको पूरा, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो पूरी प्रिपरेशन आपको उसमें भी इन डिटेल और डेप्थ से करवा दी जाएगी। मेरे कोर्सेज में यूनिट 1 से लेके 5 तक मैं आपकी पूरी क्लासेस कवर करवा रहा हूँ, जिसमें आपकी एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और एमपी की जो कहते ना मेन डायनेस्टीज हैं, होलकर है, सिंधिया है, बुंदेली है, बघेलखंड है, इनको कवर करा रहा हूँ। तो आज हम, ठीक है, ये क्लास आपकी कल होनी थी, ये नहीं हो पाई है, जिसमें आज मैंने करा है। तो आज हम तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे। कल 2 दिन हम यहाँ पे बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा छूट गया था। इसके बाद मैंने आपको कुछ अलग से चैप्टर्स ऐड किए हुए हैं जो भारतीय संस्कृति के प्रसार से संबंधित हैं, और दक्षिण भारत के जो राज्य थे, जैसे चोला हो गया, चेरा है, पांड्या है ना, इन राजपूत है, चालुक्य है, इनके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। तो वो सारी चीजों के लिए मैंने अलग से आपकी कुछ क्लासेस इंक्लूड करके रखा हुआ है, तो उनको आपको पढ़ना है मेरे साथ। ठीक है, तो ये लगभग 5-6 लेसन और बने हैं, जिसमें आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। मेडाइवल में हमने यहाँ तक अकबर जी के बारे में पढ़ा था। अकबर जी का एक और लेक्चर ऐड होगा, एक और मैं आपका सैटरडे या संडे को इसमें एक अलग से सेशन सेट करवाऊंगा। तो उसमें आपका बचा हुआ जो पोर्शन था अकबर का, ठीक है, जो दक्षिण की नीति क्या थी,
ठीक है, जैसे कि बुरहानपुर को जीता था उसने, थे ना सोने की चाबियां, तो सोने की चाबियां क्या थी बेसिकली, क्यों कहते हैं। और दक्षिण भारत की जो नीति थी उसके साथ साथ धार्मिक नीति, और अकबर के टाइम पीरियड का राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहते हैं, आर्थिक सामाजिक परिवेश, सारी चीजें हम मैं आपके उस अलग से जो इंक्लूड सेशन में करा दूंगा। आज बेसिकली मैं आपको जहांगीर पढ़ाने वाला हूँ। जहांगीर कौन थे, जिनको सलीम भी बोला जाता था, इन्होंने विद्रोह किया, फिर विद्रोह के बाद इनसे संबंधित पूरी चीजें आज की क्लास में आपकी शाम को कवर हो जाएगी। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमने 19वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन को पढ़ा है। कल 19वीं शताब्दी में जो विद्रोह हुए थे उन विद्रोहों को कल हम कवर करने वाले हैं। मेरी क्लासेस की पीडीएफ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी पर मिल जाएगा, और अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे कोड के थ्रू करो, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मेरे कोड पर अवेलेबल है, तो यूज दिस कोड हियर एंड गेट सब्सक्रिप्शन। आइए तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए मुझे यहाँ पर कवर करवाना है, ठीक है, जिसमें हम तुर्क आक्रमण को पढ़ रहे हैं। आइए तुर्क आक्रमण देखते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स वाली पीडीएफ है। सबसे पहले तुर्क के बारे में जान लो। तुर्क कौन होते हैं, तुर्क कहाँ से थे, तो टर्की के निवासी थे जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक वाले हिस्से में आकर रहने लगे थे। अब इन्होंने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किया, ठीक है, इसके पीछे कुछ कारण है। तो वही कारणों को आज हम पढ़ेंगे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण क्या थे, और फिर इनके आक्रमण के हमारे भारत पर प्रभाव क्या पड़े। तो जहां जहां प्रभाव पड़ा है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी उनके प्रभावों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आज का लेक्चर आपका होने वाला है। तो तुर्क आक्रमण में सबसे पहले अगर हम तुर्की आक्रमण की बात करें तो जो प्रमुख आक्रमण हुआ था, ठीक है, वैसे तो ये लोग भारत में बहुत बार आते रहे, प्रमुख आक्रमण हम बोलते हैं गजनबी का। गजनबी हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया था। आइए बताते हैं भारत पर कुछ गजनबी के बारे में, कुछ आपको अनकही चीजें बता देता हूँ, फिर इसके आक्रमण के रीजन बताऊंगा। गजनबी बेसिकली 10वीं शताब्दी के आसपास इसने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया था। 17 बार टोटल इसने आक्रमण करने की कसम खाई हुई थी, और लगभग इसने 17 बार ही हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया था। हुआ क्या था बेसिकली, गजनबी जो हिस्सा है, गजनी हिस्सा जिसको बोला जाता है, वो बैक्टीरिया के पास का हिस्सा कहलाता था। जहां अभी आप काबुल देखते हो ना, काबुल कांधार का हिस्सा, यहाँ पे गजनी हुआ करता था। यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था अल्पतगीन। तो अल्पतगीन ने गजनी राज्य की, और गजनी राज्य में तुर्क साम्राज्य की बेसिकली यहाँ पर स्थापना की हुई थी अल्पतगीन ने। इन्हीं अल्पतगीन का एक बेटा था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने भारत के ऊपर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किया था। सबसे पहला तुर्क आक्रमण किया गया था भारत के ऊपर, तो वो सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। सिंध के ऊपर इन्होंने, सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था, तो पूरा हिस्सा ये जीत नहीं पाए थे बेसिकली। यहाँ पर एक राजा था, हिंदू शाही राजा, जिसका नाम था जयपाल। इनके साथ युद्ध हुआ, बाद में सुबुक्तगीन की जयपाल के साथ ट्रीटी हो जाती है, तो सिंधु नदी का उस तरफ वाला हिस्सा सुबुक्तगीन को मिल जाता है, और इस तरफ वाले हिस्से पर हिंदू शाही राजा जयपाल रूल करता रहता है। अब जयपाल जीत नहीं पाया था, तो ये बात उसके दामाद या फिर भतीजे, जिसका नाम था गजनबी, ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज यहाँ पे चल रही थी कि मेरे ससुर जी ये युद्ध क्यों नहीं जीत पाए, यहाँ पर युद्ध क्यों नहीं जीत पाए इस हिंदू शाही राजा से, जयपाल से। तो ये दिमाग में उसके बार चलता रहा। जैसे ही वो गद्दी पर यहाँ पर बैठा, जैसे ही यहाँ पर वो गद्दी पर यहाँ पर बैठता है, तो उसने कसम खाई कि मैं यहाँ पर आक्रमण करूंगा, भारत के ऊपर हर साल आक्रमण करूंगा। उस समय जयपाल की जो कैपिटल थी उसको उद्भांडपुर के नाम से जाना जाता था, चाहे आप उसको बेहिंद बोल दो, उद्भांडपुर बोल दो, या एट प्रेजेंट का पेशावर, ये जयपाल की कैपिटल था। जैसे गजनवी यहाँ पर भारत पर बैठता है, इसका बेटा, इसने कसम खाई थी, और उसी कसम के अनुसार इसने भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। बैक टू बैक बहुत सारे आक्रमण ये हमारे भारत के ऊपर करता है। अब देखना इसके आक्रमण का प्रभाव हमारे भारत पे क्या होता है, हर एक चीज अभी यहाँ पे बताते हैं। तो पहले राजनीतिक कारण देखते हैं कि क्या कारण था ऐसा जिसने इसने गजनबी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहला राजनीतिक कारण में असंगठित राजनीतिक व्यवस्था। हमारे यहाँ पर उस समय तक कोई भी ऐसी प्रबल राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी जो इनके आक्रमणों को रोक सके। कोई भी एक ऐसा केंद्रीकृत शासन हमारे भारत में उस समय पर मौजूद नहीं था। बहुत सारे छोटे छोटे से टुकड़ों में हमारा भारत बटा हुआ था। जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा में, ठीक है, हिंदू शाही राजवंश जयपाल हो गए, कश्मीर तरफ आ जाओगे तो लोहार वंश मिल जाएगा, थोड़े से दक्षिण में आप आ जाओगे तो गुर्जर, प्रतिहार, तोमरों का उदय भी होना यहाँ पर शुरू हो गया था। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा राजस्थान वाले हिस्से पे आ जाओगे तो राजस्थान वाले हिस्से पर आपको राजपूत यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से काफी सारे उस समय पर हमारे भारत में
टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पर राजा बटे हुए थे, राजवंश बटे हुए थे। तो किसी भी तरह की कोई भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी जो इतने बड़े आक्रमणकारी का यहाँ पर है ना रोक सके। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, राजनीतिक केंद्रीकरण का अभाव। सेम चीज है, जैसे कि गजनबी ने जब आक्रमण किया तो उन सभी क्षेत्रों को उसने जीता, जीतने के बाद वहां पर केंद्रीय सत्ता स्थापित करने की उसने कोशिश ही नहीं की, वो तुरंत लूटपाट करके गजनी चला जाता था। फिर दूसरा तुर्क आक्रमणकारी जो गौरी आया, गौरी ने क्या किया, जीते हुए सारे प्रदेशों पर अपने गुलामों को नियुक्त कर दिया, जैसे कि बख्तियार खिलजी को बंगाल बिहार दे दिया, ठीक है, ऐबक के लिए लाहौर दे दिया, ठीक है, ऐबक का जो गुलाम इल्तुतमिश था उसको दिल्ली पकड़ा दिया, एल्दोज और कोबाचा को अपने उत्तर पश्चिमी प्रांत दे दिए। तो उसने बांटा ना, जो जीता था क्षेत्र था वहां पर अपने गवर्नरों को नियुक्त किया उसने, किसने, गौरी ने। तो उस समय हमारे भारत में इस तरह का कोई भी केंद्रीकरण सत्ता ही नहीं थी, सब आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। तो ये एक राजनीतिक अभाव था जिस कारण से तुर्कों ने आक्रमण किया। दूसरा, राष्ट्रीयता की भावना। कोई भी यहाँ पर एक राष्ट्र के तौर पर नहीं जाना जाता, हर कोई अपने क्षेत्र को कहता था मैं ही, ये मेरा क्षेत्र है और मैं यहीं से स्वतंत्र राज करना चाहता हूँ। एक राष्ट्र को लेकर एक जो भावना होती है नेशनलिज्म की, वो हमारे भारत में उस समय थी ही नहीं, क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ना, और आपस में लड़ना मतलब इस फूट का फायदा तो विदेशी उठाएंगे, तो उसका फायदा भी उठाया गया। तो ये एक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और राजाओं की दूरदर्शिता। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर हम यहाँ पर मतलब कि इतनी दूर की सोचेंगे कि भाई हमारे पास अगर 2000 की सेना है, हम अपने आप को राजा बना लेते थे। यार उनको ये नहीं दिखा कि कभी जो 5000 10,000 की सेना वाला कोई आक्रमण आपके ऊपर करेगा तो वो तो जीत जाएगा ना। तो एक समाज को लेकर और एक राष्ट्र को लेकर जो एक दूरदर्शिता वाली सोच होती है, जैसे आज आप लोग क्या कर रहे हो, आपको पता है एमपीपीएससी का अभी प्रीलिम्स, ठीक है, फिर से आने वाला है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार बाद में पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, पहले वो पढ़ लेंगे। उनको ये नहीं दिखता कि पहले मैं सिलेबस तो कंप्लीट कर लूं, 10 यूनिट है। अगर आपने प्रीलिम्स इस बार आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो दूर की नहीं सोचते, अभी पहले जो हो रहा है वो उसकी सोचेंगे। वो इन चीज यहां पर थी। तो राजाओं में दूरदर्शिता का अभाव था, वो नहीं समझ पाए कि तुर्क आक्रमणकारी हमारे भारत के ऊपर आएंगे, आक्रमण करेंगे, मंदिरों को भी तोड़ सकते हैं, यहाँ पर लूटपाट कर सकते हैं, जनता को मार सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक ऐसी सोच नहीं थी, आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। तो ये कुछ ऐसे राजनीतिक कारण थे जिसके कारण गौरी ने और गजनबी ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो ये तो हो गया राजनीतिक कारण। इसके बाद बात करते हैं सैनिक कारण। अब 2000 की सेना और खुद को राजा बोलते हैं स्वतंत्र कि मैं इस क्षेत्र का राजा हूं। तो सैन्य दुर्बलता थी, ना तो अच्छे कोई सैनिक थे, ना ही टेक्निकली वो इतने स्ट्रांग और उनके पास इतने अच्छे वेपन्स हुआ करते थे, ना ही किसी तरह का कोई भी फॉर्मेशन था। सभी मतलब कैसे डंडा गिल्ली की तरह लेकर लड़ने के लिए चले गए, है ना। एक फॉर्मेशन जैसे कि बाबर के समय पर देखिए उसने तुगलनुमा पद्धति, उज्बेकों की जो सफवी पद्धति थी उसको अपनाया। एक फॉर्मेशन रखा कि 50 सैनिकों के बाद एक तोप होगा, 50 सैनिकों के बाद एक तोप होगा, एक ट्रायंगल का शेप में चलेंगे, कोई यहां से वहां से आक्रमण ना कर सके। ऐसा नहीं था हमारे यहाँ पे। एक तो कम सैनिक थे और किसी तरह की कोई भी शैक्षणिक योग्यता इन सैनिकों को नहीं दी गई थी। तो ये एक सैनिक कारण आता है। दूसरा, सामंती सेना। सामंती का मतलब होता है फ्यूडल्स। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ना, किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में अगर ज्यादा नाम है तो पार्टियां उसको ही टिकट दे देती है, पार्टियां, कि तुम ही चुनाव लड़ो, क्योंकि उसका नाम है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लोग उसको जानते हैं और पहचानते हैं, जीत जाता है वो। पार्टियां वैसे व्यक्ति को टिकट देती है ना। तो उस समय तक भी यही होता था कि अगर कोई राजा का प्रांत थोड़ा सा बड़ा है, कोई गांव का मुखिया है, तो उसको वो सामंत बना देते थे। और जब कभी भी युद्ध होता था तो इन सामंतों की जिम्मेदारियां हुआ करती थी कि ये अपनी सेना को लेकर आए उस युद्ध में। और सामंत मान लो अगर नहीं लेके आएगा सेना को तो राजा का तो युद्ध हारना तय है। तो सामंतों की जिम्मेदारी हुआ करती थी, सामंतों को फ्री हैंड छोड़ के रखा हुआ था कि आप इसको इन क्षेत्रों के ऊपर रूल करना है। और सामंत अधिकतर क्या होते थे, अपना स्वार्थ देखते थे। जो आक्रमणकारी होता था उसके साथ मिल जाते थे, कहते कौन मरे और कौन अपनी सेना को मरवाए, इनके साथ मिल जाओ। ये भूल जाते थे कि वो बाहर का व्यक्ति है, लूटपाट करके वापस चला जाएगा, राजा तो यहीं का था ना, तो उनका साथ नहीं देते थे। फिर तुर्कों की युद्ध पद्धति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी युद्ध पद्धति थी। मुख्य रूप से ये लोग घोड़े के ऊपर आके और द्रुतगामी आक्रमण करने के ऊपर विश्वास रखते थे। हमारे भारत में उस समय ऊंचाई मतलब पद भी ऊंचा चाहिए, कद भी ऊंचा चाहिए और कुर्सी भी ऊंची चाहिए, यही है ना। ठीक है कि छोटा सा चुनाव, फिर उसके बाद और पद बढ़ाना और ऊंची कुर्सी तक बैठना, यही भारत में था। ठीक है भाई, घोड़े पर बैठ के जाओ ना युद्ध करने, घोड़े पर नहीं।
हम हाथी के ऊपर युद्ध करने जाएंगे, ये चीज हमारे यहाँ पे थी। तो तुर्कों की युद्ध पद्धति क्या थी, घोड़े के ऊपर युद्ध करते थे वो, जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कवर कर लेते थे और फटाफट मारकाट करने में वो इस तरह से माहिर थे क्योंकि उनके पास घोड़े ज्यादा थे। हमारे भारत में हाथी, भाई एक घोड़ा अगर बाजू से निकलेगा हाथी के पैर में तलवार मारता हुआ तो हाथी तो गिर जाएगा ना, जख्मी हो जाएगा, ऊपर बैठा महावत और राजा दोनों गिर जाएंगे नीचे। तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। अधिकतर उन्होंने किस चीज के ऊपर ध्यान दिया, भैया हाथियों को सेना में शामिल करो, और ट्रेंड नहीं किया अपने सैनिकों को। एक ये कारण हो गया हारने का। चौथा, तुर्कों की सैन्य कुशलता, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, और युद्ध पद्धति, तीनों चीजें। तो ये कुछ ऐसे सैनिक कारण थे जिस कारण से तुर्कों ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण के साथ साथ उनको सफलता भी प्राप्त हुई। नेक्स्ट आता है सामाजिक कारण। भैया सबसे प्रमुख कारणों में से अगर मैं किसी एक कारण को मानूंगा तो सामाजिक कारणों को मैं लूंगा उसमें डियर। क्यों सामाजिक कारण, क्योंकि आज भी हमारा भारतीय समाज आप देखोगे तो वर्ण व्यवस्था की जटिल परंपरा से कहीं हद तक तो निकल गया है, पर अभी भी देखो आंशिक रूप से निकला है। पर अगर आप पूर्णता रूप से देखोगे तो वर्ण व्यवस्था में आज भी हमारे यहाँ पे लोग जटिल है, ठीक है, कास्ट सिस्टम को लेकर। तो उस समय तो और ज्यादा था भारत में। उस समय जातियां और उनकी उपजातियां और उपजातियों की फिर फर्दर उपजातियां यहाँ पर ये हुआ करती थी, जबकि आक्रमणकारी जो थे वो एक ही धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। तो जो कट्टरवादिता थी वो उनके पास धर्म को लेकर थी। हमारे यहाँ पर विभाजन था, हमारे यहाँ पर रूढ़िवादिता के साथ साथ जातियां और उपजातियों में यहाँ पर संप्रदाय बटे हुए थे। तो एक ये कारण होता है कि सामाजिक अव्यवस्था हमारे यहाँ पर उस समय फैली थी, ठीक है। जाति प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना, ये सबसे ज्यादा व्याप्त थी, और यही एक प्रमुख कारण बनता है विदेशियों के आक्रमण करने का और भारत में उनकी सत्ता की स्थापना होने का। एक ये रीजन बनता है। इसके बाद कारण बनता है पदभार का उच्च वंश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पद का आधार उच्च वंश, मतलब योग्यता के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाना। भले ही राजा का बेटा नालायक होगा, विलासतापूर्ण जीवन जी रहा होगा, उसमें प्रशासनिक तौर पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंश नहीं होगा, वो कहते हैं ना युद्ध कौशल में भी पारंगत नहीं होगा, कोई भी चीज ना हो, बट फिर भी उसको उच्च पद दिया जाएगा क्योंकि वो राजा का बेटा है। तो उच्च पद पर जो व्यक्ति उस समय पर आसीन हुआ करते थे वो कौन होते थे, राजा के बेटे हुआ करते थे। ऑलरेडी वो क्या होते थे, फ्यूडल हुआ करते थे। उस समय सामंत का समर्थन उनको प्राप्त हुआ होता था। तो ये एक था। फिर उसके बाद तुर्कों में सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता का मतलब बेसिकली ये होता है तुर्कों में कि इनके पास क्या था, ये तुर्क की जो जनता थी ना वो इनका समर्थन करती थी सामाजिक तौर पर। हमारे यहाँ पर जनता का समर्थन नहीं रहता था क्योंकि हम यहाँ पर बटे हुए थे ना, जातियों में, उपजातियों में। तो सामाजिक एकता और सामाजिक समर्थन कहां से मिलेगा। तो तुर्कों के पास जनता का समर्थन भी होता था, इसके साथ साथ उनमें विभेद नहीं था किसी भी कास्ट को लेकर या संप्रदाय को लेकर, एक ही धर्म था जिसको वो माना करते थे। तो ये कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जो भारत पर आक्रमण का कारण बनी। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ प्रभावों के बारे में कि अरे हाँ एक चीज ये तो भूल ही गया, धार्मिक कारण और देख लो यहाँ पे, और आर्थिक कारण। धार्मिक कारण में वही चीज कि तुर्की सेना का धार्मिक आधार पर गठन किया गया था। धार्मिक आधार पर गठन करने का बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि इनका बेसिकली मतलब क्या था कि एक धर्म दे दिया गया था इनको कि आपको क्या करना है, यहाँ पर यही इस्लाम धर्म है, इसी को प्रोपोगेट करना और इसी धर्म को बेसिकली यहाँ पर मानना है। इनकी मानसिकता कैसी बना दी गई थी कि हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करना है। तो यही इनकी एक धार्मिक आधार पर, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के आधार पर इनकी सेना को गठन किया गया था। तो एक एकता थी यहाँ पे। दूसरा, भारतीय धर्म में विभिन्न संप्रदाय, जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन ही किया है कि क्यों यहाँ पर विभिन्न संप्रदाय थे। अब बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सामंत प्रणाली का दुष्परिणाम। सामंत प्रणाली का दुष्परिणाम का मतलब ये है कि राजा के पास सपोज 100 गांव हैं, उसने 20 गांव एक सामंत को दे दिए, बोला उससे कि इस 20 गांव से जितना भी पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, वो कुछ तुम रखो और कुछ हमें दो, और कभी जब जरूरत पड़ेगी तो तुम अपनी सेना को लेकर आओगे। तो सामंत क्या करते थे, ना अपनी सेना को लेके आते थे, कमाते थे 100 रुपए, बताते थे 50 रुपए, देते थे 25 रुपए, और 75 रुपए खुद रख लेते थे, क्योंकि 50 बताएंगे, 25 राजा को देंगे, 25 अपनी तनख्वाह किस में रख लेंगे, 50 रुपए की ब्लैक मनी हो गई। तो ये सामंतों ने किया। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने राष्ट्र को क्या करना है, मजबूत बनाना है। ये भावना नहीं थी, खुद को मजबूत बनाना है और खुद की सेना को स्ट्रॉन्ग करना है और लेके नहीं जाना युद्ध के समय। तो सामंती व्यवस्था का उसमें यह दुष्परिणाम हुआ कि बाहर के आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया,
आक्रमण करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर पूरे के पूरे क्षेत्रों पर कब्जा भी स्थापित कर दिया। तो एक ये दुष्परिणाम था। दूसरा, आर्थिक कारणों में केंद्रीकरण शासन की आर्थिक दुर्बलता। भाई जब सामंत टैक्स ही नहीं देगा राजा को, ठीक है, जिस भी क्षेत्र का उसको यहाँ पर इक्तेदार बनाया गया है वो देगा ही नहीं, तो फिर कैसे राजा के पास पैसा आएगा? जैसे हम है, अगर हम टैक्स नहीं देते हैं तो सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो रोड्स, रेलवे लाइन और बाकी जो फंडामेंटल चीजें होती हैं उनको वो विकसित कर सके। मशीन थोड़ी लगी ना सरकार के पास, पैसे छापते जाइए, पैसे छापते जाएगी। पैसे भी एक हद तक छापे जाते हैं, जितना गोल्ड होता है उसकी वैल्यू, ज्यादा छापोगे तो रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसा हो रहा है। तो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास पैसा आता है और वही पैसा वो सदुपयोग में हमारे लगाते हैं। सेम चीज यहाँ हुई, ठीक है, राजा के पास टैक्स था नहीं। और दूसरा, जो कहते ना, जो तुर्क लोगों को क्या करना था, भारत के ऊपर आक्रमण करने के पीछे सबसे प्रमुख कारण ये था उनका कि भारत से उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा लूटना है। क्योंकि उनका जो देश था गजनी, वो कैसा था, आर्थिक रूप से कमजोर था, तो उनको खुद के देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। तो एक परिणाम ये होता है आर्थिक स्थिति में कि एक तो उनको पैसों की जरूरत भी थी, सेना का भरण पोषण भी उनको करना था, और फिर यहाँ की दुर्बलता का फायदा उठाया, भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया उन्होंने। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण थे जिसके कारण तुर्कों ने आक्रमण किया। अब आइए बात करते हैं तुर्क आक्रमण के क्या क्या हमारे यहाँ पर प्रभाव पड़े। तो वही चीज पढ़ेंगे हम फिर से, जो कारण पड़े हैं वही प्रभाव में पड़ेंगे। राजनीतिक प्रभाव क्या था, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सैन्य प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव, और फिर आपका धार्मिक प्रभाव। तो इन प्रभावों के बारे में आपको बताऊंगा मैं सबसे पहले। तो शुरुआत करते हैं आगे यहाँ पे तुर्क आक्रमण के प्रभावों के बारे में। जस्ट अ मिनट, ठीक है, चलिए आइए। छोटी सी क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट और लगेगा, क्योंकि ये प्रभाव वगैरह पढ़ाने तुर्क आक्रमण, कल से बौद्ध धर्म पढ़ना है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है सेशन। तो सबसे पहला बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव के बारे में। तो दिल्ली में केंद्र मानकर सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। अब जब यहाँ पर गौरी का आक्रमण हुआ भारत पे, ठीक है, द्वितीय तुर्क था जिसने आक्रमण किया, तो उसने दिल्ली को केंद्र माना। लाहौर को शुरुआत में केंद्र माना था ऐबक ने, बाद में इल्तुतमिश लाहौर से कैपिटल कहां पर लेकर आ गया, दिल्ली लेकर आ गया। तो दिल्ली को उन्होंने केंद्र माना और जितने भी उनके जो क्षेत्र थे आसपास के, उनको रूल करना शुरू कर दिया। तो राजा कहाँ बैठता था, दिल्ली में बैठता था। तो अभी तक तो ऐसी कोई भावना थी नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। जैसे कि मैंने जयपाल की बात बताई मैंने आपको, उसकी कैपिटल उद्भांडपुर पेशावर हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे गुर्जर प्रतिहारों की बात करूं तो इनकी कैपिटल कन्नौज मौखरी होती गई, ठीक है। नीचे मौखरी वंश की बात करूं, वल्लभी की बात करूं तो गुजरात में मौखरी वंश हुआ करता था, इनकी कैपिटल वल्लभी होती थी। चंदेलों की बात करूं तो उनकी अलग कैपिटल, चालुक्यों की कल्याणी हो गई, वातापी हो गई, हर एक की कैपिटल अलग अलग थी। पर जैसे बाहर पर, ठीक है, विदेशी आक्रमण हुआ, उन्होंने दिल्ली को केंद्र माना और इसी केंद्र को मानकर कुछ प्रांतों में विभाजन करना शुरू कर दिया। तो एक ये फायदा मिलता है क्योंकि अभी तक तो हमारे यहाँ पर कोई एक कैपिटल थी नहीं। दूसरी चीज होती है सामंती प्रणाली के आधार पर इक्तेदारों का गठन हुआ। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थे डियर, सामंती और इक्तेदार एक ही हुआ करते थे। पर बेसिकली इस समय क्या था, इक्ता अब आपको कंप्लीटली एक जमीन का टुकड़ा दे दिया गया, उस समय बदल दिए जाते थे। सामंती प्रणाली के बाद जब इक्ता प्रणाली आई, इसके प्रणेता इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो इल्तुतमिश ने इक्ता में क्या किया था कि तनख्वाहें जितनी दी जाती थी, ठीक है, उसके बदले एक आपको जमीन का टुकड़ा दे देते कि तनख्वाह के बदले आप इस जमीन के टुकड़े पर रूल करो। सामंती प्रथा में गांव दे दिए जाते थे पूरे के पूरे, ये चीज। पर इक्ता और सामंत बेसिकली दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते थे। तो ये चीज यहाँ पर की गई। तो एक राजनीतिक एकता यहाँ पर आई। तो ये राजनीतिक एकता के प्रभाव पड़े क्योंकि इसके पहले तक तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, इल्तुतमिश के पहले तक नहीं था ना, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आर्थिक प्रभाव। कृषि में विकास हुआ क्योंकि अधिकतर ये लोग क्या थे, पशुचरण करते थे। भारत में आए, नई चीज मिली, अरे भाग गेहूं भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो कृषि का विकास करना इन्होंने यहाँ पर शुरू किया। तो जो पशुचरण ये लोग अधिकतर अपनाए हुए थे जीवन, इसके बाद इन्होंने स्थायी जीवन को अपनाया और कृषि के ऊपर ध्यान देना शुरू करा। तो एक फायदा ये हुआ। दूसरा, हस्तशिल्प उत्पादन अधिक हुआ। अब जब ये लोग भारत आए, तुर्क आक्रमणकारी यहाँ पर रहना इन्होंने शुरू किया, तो उस समय तक इन्होंने हाथ से बनी हुई जो हस्तशिल्प की चीजें होती है नहीं देखी थी। इन्होंने उसको बढ़ावा दिया कि यार ये चीज तो अच्छी लग रही है, इसको हमारे काबुल कांधार में या दूसरी जगह बेच सकते हैं। तो जब कोई चीज की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी।
तो इन्होंने उन चीजों को अच्छा माना और अपने देश में भी बेचने की यहाँ पर कोशिश की। तो व्यापार बढ़ा, डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी स्टार्ट हो गई। तो हस्तशिल्प का जो उद्योग था उसका विकास होना शुरू हुआ। दूसरा, मुद्रा प्रणाली का विकास। जैसे कि मैं अगर आपको बताता हूँ, गजनबी आता है, ठीक है, गौरी आता है, तो ये अपने नाम के दहलीवाल नाम के सिक्के निकलवाए इन्होंने, सोने और चांदी के सिक्के चलवाए, जिसमें उन्होंने खुद का नाम भी अंकित करवाया, ठीक है। इवन इन्होंने तो लक्ष्मी जी की फोटो तक अपने सिक्कों के पीछे लगवाई थी, दहलीवाल प्रकार के जो सिक्के यहाँ पर निकाले गए थे। ओके, तो मुद्रा प्रचलन उस समय हमारे भारत में बड़े पैमाने पर नहीं होता था। बड़े पैमाने पर अब आप बोलोगे कि सर कुषाणों के समय तो हमने सोने की मुद्रा के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य के टाइम पीरियड पर हमने चांदी की मुद्रा के बारे में पढ़ा, होता था, ठीक है, होता था। पर बड़े पैमाने का मतलब ये होता है उस समय ये चीजें केवल भारत में व्याप्त थी, भारत में। अब हमारा व्यापार अरब के साथ भी होने लगा ज्यादा, ठीक है, तुर्कों के साथ भी होने लगा। तो जब व्यापार बढ़ा तो मुद्रा का प्रचलन ऑटोमेटिकली क्या होता है, बढ़ना यहाँ पर शुरू हो गया। तो जो कभी पहले बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी किसी भी चीज में, वो यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्त होती होती जा रही है यहाँ पे। ओके, और मुद्रा का प्रचलन बढ़ना शुरू हुआ। तो ये कुछ उसके आर्थिक प्रभाव थे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम सामाजिक प्रभाव के बारे में। तो सामाजिक प्रभाव में तृतीय नगरीय क्रांति आई। अब आप सोच रहे होगे सर पहली कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी? भाई पहली नगरीय क्रांति आपको याद है जब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने जब आपको द्वितीय नगरीय क्रांति में मौर्य और गुप्त वंश के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। फिर तृतीय नगरीय क्रांति का उद्भव इनके टाइम पीरियड पर हुआ जब इन्होंने एक स्थायी सत्ता की स्थापना दिल्ली में और भारत में की। इसके पहले तक तो स्थायी सत्ता थी नहीं हमारे पास, ठीक है, छोटे छोटे से राजाओं और क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो अब क्या होता है यहाँ पर, तृतीय नगरीय क्रांति मतलब नगर बनना, बाजार बनना फिर से चालू हो गए, ठीक है, फिर से चालू हुए, बड़ी बड़ी इमारतें बनना, ठीक है, क्षेत्रों को बसाना। तो इसको तृतीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट आता है संवित समाज की स्थापना। संवित समाज की स्थापना का बेसिकली मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो सभ्य समाज था, ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ पर स्थापना होने लगी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उस समय कोई सभ्य लोग नहीं हुआ करते थे, एक स्टेबिलिटी लाना समाज में यहाँ पर, वो काम यहाँ पर हुआ, ठीक है। और लास्ट होता है फारसी प्रशासनिक भाषा। फारसी प्रशासनिक भाषा को आप इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हो डियर कि जो प्रशासन में जो उस समय जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो फारसी थी। इसके पहले तक हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश था, कहीं पर फारसी के, कहीं पर हिंदी चल रही है, किसी कहीं पर अरबी भाषा चल रही है, तो कहीं पर अपभ्रंश से निकली हुई कोई एक भाषा है। तो अब इन्होंने जब केंद्रीकरण सत्ता की स्थापना की तो फारसी को इन्होंने अपनी केंद्र की एक मूल भाषा माना और इसी भाषा से उन्होंने प्रचार प्रसार और इसके साथ साथ प्रशासनिक इकाइयों में इसी भाषा को उन्होंने वैध माना। तो ये कुछ काम इनके यहाँ पर सामाजिक लेवल पर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं तुर्कों के आक्रमण का प्रभाव में धार्मिक कारण, और धार्मिक के साथ साथ फिर सैन्य प्रभाव। अब देखो धार्मिक कारण क्या हुआ, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन होने लगे। तो इनका जो मोटिव था हमारे भारत में आने का, क्या मोटिव था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो जब इस्लाम धर्म का प्रचार करोगे तो आप धर्मांतरण भी करोगे। तो भारत में उस समय बड़े पैमाने पर नए मुसलमान निकलकर सामने आए। नए मुसलमान मतलब जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। दूसरा, भक्ति आंदोलन से इस्लाम धर्म प्रभावित हुआ। भक्ति आंदोलन मतलब कि दोनों में, इस्लाम धर्म में भी हुआ था भक्ति आंदोलन, ठीक है, जिसको सूफीज के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, जिसमें कादरी संप्रदाय हो गया, आगे जाके आपके और भी संप्रदाय निकलकर सामने आए। उसी तरह से भक्ति आंदोलन हमारे हिंदूज में भी हुआ था। तो आंदोलन का मतलब ये था कि जो भी धार्मिक चीजों में लेकर कुरीतियां व्याप्त थी समाज में, चाहे हिंदू में हो मुस्लिम में हो, यहाँ पर उन कुरीतियों को बदलने और ईश्वर को एक मानने की भावना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार यहाँ पर हुआ। तो जो समाज में, ठीक है, जो परंपरागत रूप से जो रूढ़िवादिता थी और जो ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसी प्रथाएं मौजूद थी धर्म में जो कि गलत थी, तो उनको बदलने के लिए यहाँ पर आंदोलन किया गया था। तो ये धर्म से संबंधित था, इसीलिए इसको धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रभाव उस समय की राजनीति पर बहुत गहरा पड़ा। और तीसरा पॉइंट आता है सूफी संतों से हिंदू धर्म प्रभावित हुआ, क्योंकि सूफी संत बेसिकली क्या बोलते थे, भगवान को एक मानते थे। हमारे यहाँ पर भी भगवान को कीर्तन करते हैं ना, भगवान के लिए हम लोग कीर्तन करते हैं, भागवत करते हैं। तो सूफीज भी क्या बोलते थे, जो म्यूजिक होता है, जो गायन होता है, ठीक है, इससे हम भगवान को, परमात्मा को पा सकते हैं। तो सूफीज ने माध्यम भगवान में लीन होने का क्या रखा, भक्ति मार्ग जैसा ही मार्ग था उसको अपनाया, ठीक है, क्योंकि सूफीज गाना गाते थे, कव्वाली गाते थे, ठीक है, गाना बजाया करते थे। तो ये उनका एक माध्यम था जिससे हमारे हिंदू धर्म भी काफी प्रभावित हुआ। तो ये इनका एक प्रभाव का कारण था। और लास्ट आता है आपका सैन्य प्रभाव।
तो अभी तक हमारे भारत में जो सेना कई टुकड़ियों में और कुछ हिस्सों में बटी थी, अब वो एक होना शुरू हो गई, पूरी सेना यहाँ पर एक हुई। तो सेना का निर्माण और केंद्रीकरण हुआ, सैन्यों की योग्यता का महत्व समझा जाने लगा, क्योंकि अगर सेना होती तो गजनबी गौरी ये अटैक क्यों करते, इतने सारे जो राजा महाराजा थे वो विदेशी आक्रमणकारियों से कैसे हार जाते। तो अगर स्ट्रॉन्ग सेना होगी तो हम अपने क्षेत्र को बचा सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे की गई। तो सैन्य योग्यता के महत्व पे सबसे ज्यादा जोर डाला गया। और फिर आता है सैन्य गतिशीलता व आक्रामकता पर अधिक जोर। सैन्य गतिशीलता मतलब हाथी पे बैठ के टुकुर टुकुर करके चल रहे थे, ठीक है, 2 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लग गए, वहीं बैठ गए। तो गतिशीलता मतलब स्पीड में जाना, स्पीड में अटैक करके वापस आना। तो घोड़ों का महत्व, जो सेना में घोड़े सबसे ज्यादा शामिल यहाँ पर होना शुरू हो गए। तो गतिशील बनना, फटाफट चीजों को करना, आराम आराम से नहीं जाने का। ओके, तो एक ये प्रभाव हमने तुर्कों से सीखा। और लास्ट आता है लोहे के हथियार। तो अभी तक जो हथियार हमारे यहाँ पर भारत में बनाए जा रहे थे वो मिश्रित धातु से होते थे। लोहा बहुत स्ट्रांग होता है, ओरिजिनली आप देखोगे ट्रेन पटरियां ये सब लोहे पे तो चल रही हैं। मिश्रित लोहा देखोगे फटाक से टूट जाएगा, ठीक है, जो 2 धातुओं से मिलके बनेगा, जिंक निकल वगैरह। तो लोहे के हथियार बनना अब शुरू हुए, ठीक है, समुराई टाइप की तलवारें बनाना इन्होंने शुरू किया। तो ये एक पूरे के पूरे हमारे प्रभाव थे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लो जो आपको यहाँ पर देखे रखे हुए हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आप लोगों ने तो करके मुझे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा नजर मार लेना, क्योंकि ये मेडाइवल हिस्ट्री में भी मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था ये टॉपिक, और एंशिएंट हिस्ट्री का भी लास्ट का टॉपिक ये कहलाता है। तो इसी कारण से हमने दोनों जगह इस टॉपिक को पढ़ा है। तो अल्पतगीन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे तुर्क आक्रमणकारी, ठीक है, भारत पर सिंध के क्षेत्र पर कब्जा। और गजनबी का कौन हुआ, सुबुक्तगीन का कौन हुआ करता था, पिता। गजनबी की उपाधियां कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, यासी-उद-दौला की उपाधि धारण की थी। तो जो इसने है ना 3 उपाधियां धारण की थी उनका आप वर्णन करोगे। लोहार वंश कौन था, संस्थापक लिखोगे आप इसके। फिर प्रमुख शासक में दिद्दा बाई का नाम डालोगे, और कहाँ हुआ करता था, कश्मीर में। महमूद गजनबी का 16 आक्रमण, सोमनाथ मंदिर लिखोगे, वहां के शासक का नाम लिखोगे, और फिर कितने लोगों का इसने यहाँ पर नरसंहार कर दिया, ये पॉइंट इसमें आएगा। लास्ट में तहकीकात हिंद, ठीक है, किसने इस किताब को लिखी, इस किताब का वर्णन क्या है, और इस किताब का जो इतिहासकार है, ठीक है, वो किसके टाइम पीरियड पर या किस टाइम पर भारत आया था। ये आपके 3 मार्क्स के आंसर्स का लिखने का एक तरीका होगा। फिर इसके बाद 5 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे। तो इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, देन स्टिल फिर से मैं आपको भेज दूंगा इसकी पीडीएफ। कि अरबों के आक्रमण के पश्चात भारत पर हुए विदेशी आक्रमण का वर्णन करें। तो पहले आप लिखोगे अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर विदेशी आक्रमणों में तुर्कों का प्रथम स्थान है, जिसमें प्रमुख शासक सुबुक्तगीन, अल्पतगीन है ना, गौरी और गजनबी प्रमुख ऐसे शासक थे, इन्होंने आक्रमण किया। फिर उसके बाद आप लिखोगे इनके आक्रमण का थोड़ा थोड़ा विवरण, ठीक है, कि यहाँ पर लिखोगे आप जैसे सुबुक्तगीन ने सिंध पर आक्रमण किया था और इस क्षेत्र को कब्जे में कर लिया। फिर गौरी ने, ठीक है, एक महान आक्रमणकारी था, महान इसलिए बोलोगे क्योंकि उसने हमारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, ठीक है, पर महानता उसकी इस क्षेत्र में नहीं आएगी कि जो उसने कत्लेआम किया। तो हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में तो हम महान उसको कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, पर विदेशी क्षेत्रों में देखोगे ना, अगर आप जो काबुल कांधार वालों में जहां पर वो पढ़ाते होंगे अगर गौरी को या गजनबी को, तो वो जरूर इसको एक महान की श्रेणी में रखते होंगे। तो हमारे यहाँ तो नहीं बोल सकते। तो क्षेत्र में अगर देखोगे तो इसने काफी ज्यादा क्षेत्रों को जीता था, ठीक है, ये इसकी एक अच्छी खूबी थी इसकी, क्योंकि भाई आक्रमणकारी था ये, ठीक है, क्षेत्रों को जीता। हमारे यहाँ के भी आक्रमणकारी महान थे, जैसे हम अकबर के आगे भी महान लगाते हैं, अशोक के साथ भी हम महान लगाते हैं। क्यों, काबुल कांधार वाले क्षेत्र, ईरान इराक तक के क्षेत्रों को जीता, तो ये उनके लिए महान है। ये हमारे आक्रमणकारी उनके लिए महान नहीं होंगे। ओके, तो इनका छोटे छोटा सा विवरण आप यहाँ पे सबका लिख के दोगे। इस तरह से आपको ये आंसर्स यहाँ पे लिखना है पूरे। ओके, कर लोगे। आज का टॉपिक बहुत छोटा था, मैंने पहले ही बताया था ना, आज टॉपिक बड़ा नहीं है। पीडीएफ में दे दूंगा ना। भक्ति और सूफी मिडाइवल में हो चुका है, मिडाइवल में। आप लोग, इसलिए तो बोलता हूँ कि आप लोग अगर तीनों सेशन अटेंड करोगे ना तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक सेशन मिल जाएगा, तीनों सेशन अटेंड करोगे तो। बताइए। मैं वही करने वाला हूँ आज, अभी, क्योंकि अब 9 बजे आपकी क्लास होगी। आज शाम तक आपको एंशियंट, कोशिश करूंगा कि कल तक आपको एंशियंट हिस्ट्री के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाए, कंपाइल्ड फाइल।
कंपाइल पूरा, तो आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ओके, सो जब भी सब्सक्रिप्शन करें डियर, यूज़ माय कोड ADYT एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, अंकुर दुबे अनअकैडमी। वहीं पर देने वाला हूँ इस क्लास की PDF कंपाइल्ड वाली। ओके, ऐसा मैं एक बार ध्यान, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो मैं उसमें एक सेशन ऐड कर दूंगा गोविंद जी। ओके, नहीं हुआ होगा तो सेशन ऐड कर देता हूँ। चल, तो रात को 9 बजे मिलता हूँ, जब तक इन क्वेश्चंस को करो और शेयर करो कॉपी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।